In this video, I try to cover chapter data handling. ये पूरा चैप्टर मैंने इस वीडियो में कवर करा है। 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ये। एंड इस चैप्टर में मैंने सबसे पहले बात किसकी करी है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा, फिर बात करिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये अक्सर एक क्वेश्चन इस पे भी आता है, लेकिन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हाउ टू कैलकुलेट मीन, मोड, मीडियन और इनमें डिफरेंस क्या है। इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। फिर मैंने बात करी टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। मैंने आपको बताया कि भाई बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या होता है। तो इसमें फिर मेकिंग भी बताइए कि बनाना कैसे है। और जितने भी चैप्टर है ना, जितने भी एक्सरसाइज है चैप्टर में, मैंने उन सबके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे हैं। इसलिए ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है। सो लेट मी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कि भाई डेटा के टाइप्स कितने होते हैं। ओके, अब सबसे पहले ना इस डेटा वर्ड का मीनिंग बताता हूं। देखिए, डेटा वर्ड का मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन, राइट। सर हमने कहाँ सुना होगा, आपको याद दिलाता हूं। आपने मोबाइल डेटा आप रोज ऑन करते हो, तो मोबाइल जो डेटा है हम मोबाइल में ऑन करते हैं, जिसके बाद इंटरनेट आता है। तो आई होप वो आपने सुना होगा। सो डेटा को हम अब फर्दर कैसे कैटेगराइज करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। कुछ बुक्स में इसको रो डेटा या अरेड डेटा, अरेड होता है अरेंज्ड करा हुआ डेटा, सीधी सी बात करें तो ये तो नाम में है। ये क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है इसको समझाता हूं। कहता है भाई प्राइमरी डेटा या रो डेटा कौन सा होता है। कहता है डेटा विच इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड कैन नॉट बी इजीली इंटरप्रेटेड इज कॉल्ड रो डेटा। सर फिर ये सेकेंडरी डेटा क्या होगा या फिर अरेंज डेटा क्या होगा। कहते भाई या तो डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर कर दें या डिसेंडिंग ऑर्डर कर दें और फिर हम इंटरप्रेट करें, तो वो अरेड डेटा कहलाता है या सेकेंडरी डेटा कहलाता है। सर फर्क क्या है, आप एग्जाम्पल से समझाओ ना। लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए भैया मैंने मैथ्स का टेस्ट लिया, एग्री, मैथ्स का टेस्ट ले लिया मैंने, और मैथ्स कितने बच्चे थे मेरे टेस्ट में, 15 बच्चे हैं वो अपीयर हुए। तो मैंने फटाफट बिना सेंडिंग के नंबर, पहले बच्चे के 50 नंबर, दूसरे के 46, फिर 65, फिर 93, 60, इस तरह से उन्हें अरेंज करा। लेकिन सेकेंडरी डेटा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा डेटा को अरेंज करते हैं। मैंने क्या किया कि ये जो डेटा था ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो सबसे पहले 25 है, सबसे कम नंबर। देखिए 25 यहां पे अगर आप देखोगे तो ये बीच में आ रखा है, फिर 35 है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में, इसी डेटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करा, तो ये डेटा सेकेंडरी डेटा बन गया, ये अरेंज डेटा बन गया। हाईएस्ट बच 93 है। सर आप बोलोगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो अरेंज डेटा है ना, ये है मेरे काम का। अगर कोई मुझसे पूछे कि बताइए आपकी क्लास में लोवेस्ट मार्क्स कितने आए हैं, तो मैं झट से बोल दूंगा लोवेस्ट मार्क्स है भैया 25 आए हैं इस बच्चे के। और अगर कोई मुझसे पूछे हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, तो मैं झट से बोल दूंगा हाईएस्ट मार्क्स है ना वो 93 आए हैं। तो मैं इंफॉर्मेशन पढ़ के 1 सेकंड में आंसर देता हूं। यहां पर अगर मैं करता तो मुझे टाइम लग रहा था और कई बार गलत भी हो जाता रहा मेरा। आप बोलो सर इसका फायदा है इस डेटा का सेकेंडरी का। बिल्कुल है। देखिए एक चीज समझाता हूं आपको, आपने सुना भी होगा लोअर क्लासेस में रेंज। रेंज क्या होता है। रेंज होता है कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू, वो रेंज होती है। सर कैसे, आप एक एग्जांपल करके बताना। भैया इसी डेटा का रेंज निकालते हैं। हाईएस्ट कितने हैं, 93 है, ये मैंने 93 लिख दिया। और लोवेस्ट कितने हैं, 25 है, और मैंने लोवेस्ट 25 करा। जब इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो 13 में से 5 अगर करा मैंने, तो यहाँ पे 8 आया, और 8 में से यानी कि 68 जो है वो रेंज आई है। तो आपको मैंने क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा एक तो फार्मूला बताया। रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज का होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है इनका डिफरेंस क्या है। 1-2 नंबर में कई बार पूछ लेते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैली मार्क्स। सबसे इजी है भैया, बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं। पहले टाइम में जब काउंटिंग नहीं आती थी ना, तो टैली मार्क्स करते थे, लाइन खींच देते थे। देखिए मैं इनका टैली मार्क्स पहले तो नंबर लिख लेते। ये जो नंबर लिखे जाते हैं ना, ये इन नंबर को कहते हैं हिंदू अरेबिक नंबर। ये हिंदू अरेबिक नंबर है, और आज के टाइम में वर्ल्ड में यही चल रहे हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा ये वर्ल्ड वाइड है हमारे। सर फिर टैली मार्क्स क्या होता है। टैली मार्क्स आप लिखता हूं, 1 का टैली मार्क्स होता है 1, 2 का टैली मार्क्स 2 डंडे हो जाते हैं, 3 का 3 डंडे हो जाएंगे,
ये 4 डंडे हो जाएंगे। रोमन नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ये अलग है रोमन नंबर से। और ये जो है ना 5 डंडे, 5 कैसे लिखेंगे, एक स्लैश लगा देंगे, इस तरह का स्लैश आ जाएगा। फिर 6 क्या हो जाएगा, ये 5 का तो एक बंडल आएगा और उसके साथ में एक और आ जाएगा। फिर 7 कैसे हो जाएगा, 5 का एक बंडल और उसके साथ 2 नंबर आ जाएंगे। 8 कैसे होगा, 5 का एक बंडल और उसके साथ 3 एक्स्ट्रा। 9 कैसे होगा, ये 5 का एक बंडल और उसके साथ में 4। फिर 10 कैसे होगा, तो ये 2 बंडल 5-5 के आप बना दोगे। मेरा मानना आपको समझ में आया होगा। सर ये टेलीमार्क्स यूज कहाँ होते हैं, देखिए एक तो मैं मूवी देख रहा था, उसमें एक प्रिजनर जो था ना, वो प्रिजनर अपने डेज काउंट कर रहा था टेलीमार्क्स पे और लाइन लगा देता था। तो ये बहुत पुराना तो है, लेकिन आज भी यूज करते हैं। मैंने एक सर्वे में यूज करते हुए देख रहा था। वो सर्वे क्या हो रहा था कि भैया 7 AM से लेके 8 AM तक कितनी कार जाती हैं, 8 AM से लेके 9 AM तक कितनी कारें जाती हैं। तो ये इस तरह का कर रखा था कि भाई इस तरह से एक कार आ गई और कर दी, एक और कार आ गई, ये आ गई, और फिर वो इस तरह से 5 लिख देता था फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ पे करता था एक कार आई है, फिर 2 और कार आ गई, फिर एक कार आई है, फिर एक कार और आई है, ये सॉरी 6 हो जाएगा, ये 5 हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा था ना इसमें। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है आज, डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हैं। जब भी मैं टेलीमार्क्स पढ़ाता हूं ना, साथ में फ्रीक्वेंसी पढ़ाना जरूरी होता है। सर होता क्या फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स। ये जो नंबर है ना मैं बता रहा था, ये भैया फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए 9 to 10 हम पता करना चाहते हैं कितनी कारें निकली हैं इस रोड से, तो आपने इस तरह से इंफॉर्मेशन ले ली कि भैया 5 निकल गई, 2 और आ गई। तो ये जो 7 लिखा जाता है ना, ये 7 एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी होता है। और ये इंफॉर्मेशन जिसमें ये इंटरवल भी हो, टेलीमार्क्स भी हो और फ्रीक्वेंसी हो, इस टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। लेकिन अभी आपको क्या बता रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी अभी ये बता रहा हूं, हायर क्लास में इसको FI के नाम से भी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स। चलिए मैं अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं, जो अक्सर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि भैया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, ये क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो टेबल होती है जिसमें टेलीमार्क्स हो और जिसमें फ्रीक्वेंसी हो। सर कैसे, आप बताना एक बार, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। इस डेटा को मैंने, देखिए ये इसने कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाइए, इस डेटा को मुझे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अरेंज करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक मैं आपको टेबल बनाऊंगा जिसमें 3 जो है ना वो कॉलम होंगे। कैसे, एक मार्क्स का कॉलम हो गया, एक टेलीमार्क्स का कॉलम हो गया, एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया। एग्री। अब मार्क्स गिनते हैं, तो मार्क्स सबसे पहले मैंने लिए हैं यहां पे 35 है ना, तो 35 जो है वो हम गिनते हैं कितनी बार है। देखिए 35 अगर मैंने लिया एक बार, ये है, ये 35 हो गया। फिर आगे चले 35 एक यहां पे भी है, 2 हो गए। फिर 35 अगर आप नोट करो यहां पे भी है 3, तो 3 बार है। तो टेलीमार्क्स में मैंने 3 लिखे और फ्रीक्वेंसी यहां पे 3 हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक नंबर और करके देखते हैं, 42 है, वो देखते हैं कितनी बार आता है यहाँ पे। 42 एक बार यहाँ पे भी आया, ये 42 है। दूसरा 42 यहाँ पे भी आया, तीसरा 42 है, यहाँ पे भी आया, और ये यानी कि 42 4 बार आया है। तो 42 का टेलीमार्क्स है, ये 4 लिखा मैंने, और फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। ये जो टेबल है ना, इस टेबल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो होता है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस टेबल को कहते हैं। यानी कि ऐसी टेबल जिसमें टेलीमार्क्स भी होते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो सबसे पहला काम है, इस टेबल को मैं आपको दिखा देता हूं, ये पूरा है। भाई हमसे क्या पूछा गया था, कितने बच्चे थे, 26 स्टूडेंट थे। तो इन सब का जो सम है ना, वो भैया 26 आना चाहिए। ओके, अब है ना एक्सरसाइज 20.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए मैं एक ही यहां पे चीज कहूंगा, पहले आप खुद ट्राई करिए और आप करने के बाद मेरे आंसर से मैच करके देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है एक सर्वे वाज कंडक्टेड और हाइट गिवन है मीटर में, हमें कहता है अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मेरा मानना है ये इजी क्वेश्चन है, आपको बस लिखने का तरीका है ना वो एक थोड़ा सा ध्यान देना है कि यह हमसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। तो इस तरह से आपको, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा नंबर अगर देखा तो ये 12 है, यहां पे रख दिया।
फिर अगर बात करें तो 15 देखिए इसके बाद आता है, तो कितनी टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो 15 यहां पे है वो 4 टाइम है, आपको चारों बार 15 लिखना है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। फिर 16 है, मैं सीधा लिख देता हूं, 2 टाइम 16 है। फिर अगर आप देखो तो 20 जो है, 20 अगर हम करें तो 6 टाइम है, तो 1 2 3 4 5 6। फिर अगर 20 के बाद बात करें तो 25 आ गया असेंडिंग ऑर्डर में, और लास्ट में जो 30 है ना वो 3 टाइम्स है। तो जब मैंने ये लिखा उसके बाद आपको क्या चेक करना है, आप ये काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना। अब ऊपर वाला डेटा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बराबर है। इसमें अक्सर बच्चे मिस कर देते, वो आपको नहीं करना। आई थिंक पहला पार्ट हमारा हो गया। सेकंड कहता है कि भाई ये बताइए कि आफ्टर अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में व्हाट नेम, ये ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, नाम पूछ रहा है तो आप लिख दो अरेंज्ड डेटा। भाई हमने डेटा को अरेंज करा ज्यादा, तो अरेंज्ड डेटा आप लिख सकते हो, सो ज्यादा से ज्यादा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है भाई 20 मेंबर्स हैं किसी सोसाइटी में, उनके डेली एक्सपेंसेस गिवन है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, ये हमें बनानी। याद दिलाता हूं ये टेबल कौन सी होती थी, ये टेबल वो है जिसमें टेली मार्क्स होते थे। तो इसमें ये टेबल है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है। ये हमें बनाने के लिए कह रहा है। तरीका कैसे बनाने का, सबसे पहले आप डेली एक्सपेंसेस बनाए, तो डेली एक्सपेंस में आपने मान लीजिए 150 लिखा, राइट। 150 कितनी बार आया है ये आपको चेक करना है। तो 150 अगर आप ध्यान दो तो ये रहा 150, मेरा मानना 1 टाइम है, तो 1 टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी भी 1 आ गई। फिर नेक्स्ट नंबर 150 के बाद आपने देखा तो 200 आया, तो 200 कितनी बार है अगर आप नोट करें तो काउंट कर दे। देखिए एक 200, मैं इंक चेंज करके करता हूं, पेंसिल आप लेना वो ज्यादा बेटर है। दिस इज 1 200, राइट, दिस इज 2 टाइम, दिस इज 3 टाइम, 3 हो गए हमारे, 3 के बाद 4 बार आया और ये आ गया 5 बार। तो 5 टाइम आया है, तो ये 5 टेली मार्क्स में भी 5 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी 5 आएगा। मेरा मानना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं, देखो 250 भी है। 250 अगर आप नोट करो तो 4 टाइम है, तो मैं यहां 4 लिख देता हूं। अब मैं सीधा आपको आंसर प्रोवाइड कर देता हूं क्योंकि मेथड आपको समझ में आ गया। फिर अगर 300 है तो 300 आप ध्यान दीजिए 4 टाइम है, तो ये लीजिए टेली मार्क्स में भी 4 लिख दिया मैंने। और 350 है लास्ट में, तो 350 हमारा 6 टाइम आया है, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 1। इस टेबल को नाम दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मेरा मानना आपको समझ में आया होगा मैं कैसे फिल कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वेल अगेन दिस इज अ इजी वन। क्या क्वेश्चन है देखिए, कहते हैं मनी स्पेंट ऑन ए पार्टी 10 इंप्लाइज है, फाइंड द रेंज ऑफ गिवन डेटा। देखिए जब रेंज वर्ड है ना, एक नंबर अक्सर पूछा जाता है, पहले तो मैं लिख देता हूं। रेंज जो है उसका फार्मूला होता है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो बता देता हूं, हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि जो डेटा गिवन है ना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू, ये आपको निकालना है। तो हाईएस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं इसमें हाईएस्ट अगर आप नोट करें तो इसमें 9090 है। अब लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट वैल्यू अगर हम देखें तो मेरा मानना है मुझे 65 मिला, और 95 और 65 को जो मैं माइनस कर देता हूं तो वो हमारी रेंज आ जाएगी, और ये 25 है। ये आपका अगर आंसर 25 है, आई होप ज्यादातर बच्चों का करेक्ट होता है ये। अब इस एक्सरसाइज का ना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, अगेन बड़ा इजी है, ये तो कुछ करना ही नहीं। कहता भाई डिफरेंट स्टूडेंट है, उनका मार्क्स है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो पहली चीज, और रेंज निकालो। तो यहां पे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूं। आपको मेंशन करना होता है कि कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आप भूल गए तो बताता हूं, पहले सबसे बड़ा आता है, फिर छोटा आता है, फिर सबसे छोटा, इस तरह का ऑर्डर जो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। सबसे बड़े अगर है, अगर 95 है, अगर 95 आप काउंट करो तो यहां पे 95 2 टाइम्स है, तो लीजिए 95 मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, राइट। उसके बाद अगर 90 काउंट करें तो देखिए एक बार ये है 90,
एक बार ये 290 हो गए और 390 हो गए, और अगर आप देखें 90 यहाँ पे 3 टाइम्स है। तो मेरा मानना है इस तरह से आपको लिखना है। फिर मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। 90 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 88 है, 88 है वो 2 टाइम्स मिला है मुझे। 88 के बाद अगर आप देखो 85 1 टाइम है, और 80 जो है वो भी 1 टाइम है, लेकिन 75 अगर आप नोट करो ये 3 टाइम्स आया है। आफ्टर 75 70 और 65। आपको ध्यान ये रखना है अपना क्वेश्चन करने के बाद, ये काउंट करो कितने हैं। ये काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 है। तो ये भी डेटा गिनो आप कितना है। अगर आप नोट करोगे ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी 14 है। इट मीन आवर करेक्ट। अब रेंज की बात कर रहा है, तो देखिए अभी थोड़ी देर पिछले क्वेश्चन में करता है, रेंज का फार्मूला होता है कि भाई जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, उस हाईएस्ट वैल्यू को मुझे मिनिमम वैल्यू या लोवेस्ट वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होने के बाद तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 95 है, ये लीजिए, और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है अगेन 65 है। 95 और 65 में से माइनस कर दिया, 30 आपका आंसर आ गया। सो विद दिस योर एक्सरसाइज ओवर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। ओके, अब सेंट्रल टेंडेंसी है ना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। देखिए मैं पहले नोट्स की बात करता हूँ। तो पहला जो पॉइंट है ना नोट्स में, ये क्या होता है, इसके अंदर मीन मोड मीडियन डिस्कस करेंगे, इसको मैं डिटेल में ले लेता हूँ। तो लीजिए मैं लेट मी स्टार्ट की सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। देखिए जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना, तो नाम ही कह रहा है सेंट्रल, तो सेंट्रल तो कहीं ना कहीं मिड की बात कर रहा है ना, यानी कि टेंडेंसी टू फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। डेटा होता है इंफॉर्मेशन, और हमारे पूरे डेटा हैंडलिंग चैप्टर है ना, इसको डेटा हैंडलिंग चैप्टर कह दो या स्टैट्स कह दो, इसमें 3 ही सेंट्रल टेंडेंसी है। एक है मिड निकालने का, यानी कि ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है मिड निकालने के तरीके 3 है। एक है मीन, दूसरा है मोड, और तीसरा है मीडियन। आप बोलोगे सर सेंट्रल टेंडेंसी के 3 क्यों? ये देखो ये वैसा ही है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने अगर ध्यान में दिया होगा ना, तो जैसे किचन में नहीं होते भाई, किचन में 3 तरह के ये चमचे होते हैं, कड़छी होते हैं, यानी कि ये इसका यूज अलग है, इन है तो शेप इन तीनों की एक जैसी, लेकिन इनका यूज अलग अलग है। सिमिलरली सेंट्रल वैल्यू निकालने के, मिड वैल्यू निकालने के 3 तरीके हैं। मीन है लेकिन इनके यूज अलग है। हर जगह हम मीन अप्लाई नहीं कर सकते, हर जगह मोड अप्लाई नहीं कर सकते, और हर जगह मीडियन नहीं कर सकते। इनकी कुछ लिमिटेशन है, मेरिट डीमेरिट है। सबसे पहले मीन का बताता हूं। इसका दूसरा नाम एवरेज है, एवरेज कह लो या अर्थमेटिक मीन कह लो। और ये सबसे पहले बच्चों को समझाया जाता है। निकालना कैसे होता है भैया, सीधी सी बात है, मीन इस वजह से नेक्स्ट स्लाइड में बड़ा डिटेल में लूंगा। अभी इतना बताता हूं कि इन जितने भी ये ऑब्जर्वेशन है ना, ये जो डेटा है, इसको आप ऐड कर लो। लीजिए मैंने ऐड कर ली, और ऐड करने के बाद जितनी भी ऑब्जर्वेशन अगर आप नोट करा, मान लीजिए ये 5 ही हैं, तो इसको मैंने 5 से डिवाइड करा। जब मैंने इसको करा तो ये बन गया 37/5, राइट। और अब 37 को इससे करा तो 5 से डिवाइड करने पे ये बन गया 7.4। ये इसका मीन कहलाएगा। मान लीजिए 10 में से किसी बच्चे के मार्क्स है ना, तो उसके मीन मार्क्स आ गए। ये बड़े काम की चीज है। जितना भी हमारे स्कूल में रिजल्ट बनाते हैं ना, या किसी का सिलेक्शन करते हैं ना, तो उन बच्चों के मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। सर मोड क्या होता है? मैं तीनों को एक स्लाइड में इसलिए कह रहा हूं कि आप कंपेयर कर पाए। मोड होता है विच अपीयर मैक्सिमम नंबर टाइम, यानी मैक्सिमम टाइम जो ऑब्जर्वेशन अपीयर होती है ना, वो मोड कहलाती है। इसमें कोई ऐड नहीं करना पड़ता। देखिए 8 है ना, ये 2 बार आया है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में कहेंगे कि 8 है, वो भैया आपका मोड कहलाएगा। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे कि 2 मोड हो सकते हैं कि नहीं, क्यों रिजल्ट में बनाने में क्यों यूज नहीं करते, क्या लिमिटेशन है, वो भी डिस्कस करेंगे। मीडियन का सीधा सा तरीका है, ये भी एक तरह का मिड वैल्यू निकालने का तरीका है। इसमें आप एक ध्यान में रखना कि सबसे पहला काम है असेंडिंग का ऑर्डर कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर कर लो, उसके बाद मिड वैल्यू निकालेंगे। असेंडिंग ऑर्डर करा मैंने, यानी कि सबसे छोटा मैंने 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर बात आ जाती है सर 8 तो 2 बार आया और 9। और पता है मीडियन निकालने का तरीका क्या है? मीडियन निकालने का बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं, हमारे टीचर बताते थे। एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से, जो बीच की वैल्यू बन जाती है ना, वो मीडियन कहलाती है।
फिर मेरे से बच्चे पूछते थे सर ये तो एक बच गई, अगर मान लो इवन नंबर होता तो भाई इस केस में अगर डेटा ये होता 5 7 8 और मान लो 9 और 10, और ये अगर आप देखिए ये 12 ले लीजिए, अगर आप एक यहां से काटोगे एक यहां से काटोगे इस तरह से दो बच गए, अब क्या करोगे, उस केस में दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि वो तरीका। ये भी मैं डिटेल, मैंने कोशिश करी है कि इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करूं। ये तो मैंने एक आइडिया दिया है, रिकैप करा है कि भैया पिछले क्लासेस में आपने क्या पढ़ा है। शुरू करें। तो मैंने अभी क्या बताया स्लाइड में कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी होती है मिड निकालने के तरीके। कितने टूल्स हैं हमारे पास, टोटल 3 टूल्स है, एक मीन है, एक मोड है, एक मीडियन है। कि सर एक से काम नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। रिजल्ट बनाने में मीन का काम होता है, जो शूज इंडस्ट्री है ना रेडीमेड गारमेंट्स वाली, वो मोड की है। मीडियन तो मतलब आपको सैलरी स्ट्रक्चर में भी मीडियन का हेल्प लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, मीन को डिटेल में बताता हूं, ये आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। देखिए मीन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कहता हूं मैं इसको। देखिए मीन ऑफ ए डेटा इज कॉमनली कॉल्ड एवरेज, और एक क्लास में हायर में जाओगे उसको अर्थमेटिक मीन कहने लग जाते हैं। सर फार्मूला क्या है, फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा पता है मीन लिखने का एक तरीका है, एक्स के ऊपर बार लगा दो। अगर कोई हमें कहे कि मान लीजिए एक क्रिकेटर है भाई स्कूल का, उसने ये इनिंग खेली है, 6 इनिंग खेली है, तो इसका मीन निकालना है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो ये मीन देखो, ये मीन निकालने का मैंने सिंबल भी लिखा। कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 95 प्लस में 0 प्लस में 99 प्लस में 80 प्लस में 11, और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है। देखिए अब एक बच्चा मेरे को क्लास में कह रहा था सर 0 आ गया तो क्या हम 5 से डिवाइड करें या 6 से। भैया 6 से डिवाइड करोगे, 0 स्कोर करा है, वो बोल्ड हो गया था मान लो पहली बॉल पे, वो हमारी गलती थोड़ी है। तो अक्सर बच्चे गलती कर देते, नहीं, जितनी ऑब्जर्वेशन है उतने से डिवाइड करोगी, वो चीज 0 है या नॉट 0 है। जब मैंने इनको ऐड करा तो ऐड करने पे मेरा आंसर आ गया, ये 100 हो गया और ये 200 और 290 आ गया। 290 को 6 से करेंगे, ये भी डेसिमल में आ जाता है, 6 4 जा 24, 5 6 8 जा, यानी कि मैं अगर अप्रोक्स करा तो 48.3 इसका एवरेज आया। एवरेज और मीन के बेस पे सिलेक्शंस होते हैं। स्कूल में मॉनिटर बनाना हो या आईपीएल में सिलेक्शन हो तो एवरेज और स्ट्राइक रेट नहीं निकालते, ये है मीन निकालने का तरीका। लेकिन अब पता है क्या है, अक्सर टीचर और बच्चे पूछो सर मेरे है ना ट्यूशन सर भी सिग्मा सिग्मा कह रहे थे, ये क्या चीज होती। देखिए बिना उसके भी सिग्मा से भी काम चल जाता है, लेकिन ये सिग्मा होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सिग्मा वर्ड का मीनिंग होता है समेशन, और सम का मतलब होता है ऐड करना। सर ये सिंबल यूज कहां आता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले एक सिंपल लेता हूं कि भाई x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4, मान लीजिए 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इन चारों ऑब्जर्वेशन को मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, बीच में क्या साइन है आपने ध्यान दिया, प्लस का साइन है, तो एडिशन मैंने ले लिया। एडिशन का मतलब है सिग्मा। अब यहां नीचे आई या xi लिख लेता हूं, और i को मुझे बताना पड़ेगा i कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, तो यहां पे लिखूंगा i इक्वल टू 1, और ऊपर लिखा जाता है i इक्वल टू 4। सर यहां 4 क्यों आया, क्योंकि लास्ट 4 है। आपको ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड इतने शॉर्टकट में सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे इसको अगर मैं इलाबरेट करूं, इसको डिटेल में लिखूंगा, तो सबसे पहले मैंने क्या देखी, i इज इक्वल टू 1, तो ये चीज हो जाएगी x1 प्लस में x2 प्लस में x3, और कहां तक मुझे लिखनी है, मुझे लिखनी है 30 तक, क्योंकि लास्ट ऊपर 30 लिखा है, x30। ये कुल मिला के देखा जाए तो आपको नहीं लगता स्पेस बचाने की, टाइम बचाने का तरीका है। जब आप मीन निकालोगे ना, ये एफ आई तो फ्रीक्वेंसी होती है, एक्स आई ऑब्जर्वेशन होता है, तो अक्सर ये फार्मूला मीन में यूज किया जाता है। सर अगर मान लीजिए 1 से शुरू नहीं हो, तो जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर एक्स मान लीजिए यहाँ पे 15 है, x15 प्लस में x16 प्लस में x17 प्लस में x18, या आपको यही करना, मान लीजिए इसका सिग्मा बताऊं कैसे बनेगा। सिग्मा का मतलब प्लस का साइन है तो आएगा सम, 15 से शुरू, यहां पे एक्स आई लिख देना। आई क्या है, आई बता रहा है कि भाई 15 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 18 तक, तो ऊपर 18 आ जाएगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। हम ऑब्जर्व जनरली जो ये चैप्टर है ना डेटा हैंडलिंग वाला, स्टैट्स वाला, इसमें अक्सर बहुत ज्यादा स्पेस कवर होता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बिना काम चल जाता है। आपको अगर ये फार्मूला आता है तो बड़ी अच्छी बात है।
मैंने पूरी 9th और 10th ये करा दी थी, 11th में जाके कहीं बच्चों से डिस्कस किया था सिग्मा। आई होप मीन आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। चलिए मीन के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग आता है भैया, मेरा फेवरेट है, दैट इज मोड। और पता है मोड क्या होता है? मोड होता है द नंबर दैट अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जो मोस्ट ओफन अपीयर होता है ना उसको, देखिए मैं याद करने का तरीका बताऊं, मोड एमओ मोड मोस्ट ओफन। सर निकाल के बताना। ये देखो आप एक क्वेश्चन इससे पूछता हूं, मान लीजिए आपको शोरूम खोलना है शूज का, तो भैया आप क्या कौन से नंबर के जूते रखोगे जो कॉमन है? तो आपने क्या है 10 लोगों से सर्वे किया, मार्केट में चल रहे थे अपने रिश्तेदारी में, कि भाई शूज का साइज क्या है। भाई वही शूज साइज अपने शोरूम में रखोगे ना जब मोस्ट कॉमन है। तो एक ने कहा मेरा 9 नंबर है, एक ने 7 बोला, एक ने 9 बोला, एक ने 8 बोला, एक ने मान लीजिए 6 बोला, एक ने 10 बोल दिया, एक ने 9 बोला, एक ने 8। देखिए कितने हो गए, ये हो गए 3 3 6, और एक ने 7 बोला है, और एक ने मान लीजिए वापिस 11। अब पहला काम पता क्या है, मोड क्या है? मोड है, देखिए अगर 9 है ना, ये आप ध्यान दीजिए 3 बार आया है, कोई भी ऑब्जर्वेशन बाकी 3 बार नहीं आई, तो यहां पे जो मोड है वो हो जाएगा 9। यानी कि जब अपने शोरूम में आप खोलोगे ना, तो 9 नंबर के जूते हैं वो आपको ज्यादा रखने हैं, क्योंकि उसके कस्टमर ज्यादा आएंगे। अगर गलती से आपने 11 नंबर के ले आए ना, तो जो ग्रेट खली है ना, यानी कि उसको भी ज्यादा नंबर आएगा, तो वो 1 2 ही होते हैं ग्रेट खली जैसे, यानी कि जिनके शूज की साइज बड़ी होती है। आई होप जितनी भी रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है ना, रेडीमेड शर्ट आती हैं, रेडीमेड टी शर्ट्स आती हैं, वो भैया पूरा मोड पे डिपेंड करती हैं। तो मोड में समझा पाया? सर एक क्वेश्चन आया था बच्चों ने, सर ये बताओ पहले तो, ठीक है आप कह रहे हो ऐसा अगर आ जाए तो, कि भैया आपने क्या करा कि मोड है ना वो 2 बार 2 हो सकता है, कैन देर बी 2 मोड्स? बिल्कुल हो सकते हैं। मान लीजिए कोई डेटा है, उस डेटा में 8 भी 2 टाइम्स आ गया, 9 भी 2 टाइम्स आ गया, और बाकी सिंगल टाइम है, तो क्या होगा? तो बिल्कुल देर आर 2 मोड्स, 8 भी मोड कहलाएगा और 9 भी मोड कहलाएगा। क्यों दोनों कह रहा हूं? क्योंकि ये दोनों 2 बार आए हैं। मेरा मानना ये आपको समझ में आया होगा। यानी कि मोड क्या बताया मैंने? द नंबर और द डेटा विच अपीयर मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको मोड कहलाते हैं। अब लास्ट ले लेता हूं मीडियन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए मीडियन भी एक तरीका है मिड वैल्यू निकालने का, मिड पॉइंट निकालने का, बड़े डिफरेंट अप्रोच है इसकी। कहता है भाई मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं सबसे पहले तो जो डेटा है ना वो अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में। सर एग्जाम्पल से समझाऊं, मान लीजिए आपका डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैं एक बच्चे से पूछा भी ठीक है तेरा रिजल्ट बताओ 10 में से, उसने कहा सर 8 7 3 2 और 10। अब मुझे मीडियन निकालना है, तो मैं क्या कह रहा हूं बार बार में, मैं कह रहा हूं भाई असेंडिंग ऑर्डर पहले करो। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पहले किया, तो कोई भी आपको डेटा दे रखा है ना उसका असेंडिंग ऑर्डर लिखो पहले। देखिए असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया 2 3 7 8 और 10, असेंडिंग ऑर्डर आ गया। फिर मुझे देखिए बड़ा अच्छा सिंपल तरीका बताता हूं कैसे निकालो, एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, यानी कि ये जो नंबर है ना ये मीडियन कहलाता है। सर ये तो चलो ठीक आपने बताया पीछे भी, अगर मान लीजिए बड़ा नंबर है, भाई इस केस में देखिए ओड ऑब्जर्वेशन है, यानी कि ओड नंबर है, तो इसमें 13 ऑब्जर्वेशन है ना, तो हम क्या करेंगे, ये 6 यहां से कट कर दिए मैंने और 6 यहां से कट कर दिए, और ये जो नंबर था ना 7th वाला, ये इसका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। ये हाइट है, जैसे असेंबली में खड़े होते हैं ना बच्चे, तो मैं अक्सर देखता था मेरी क्लास में एवरेज हाइट क्या है या मीडियन हाइट निकालते थे। अगर मान लीजिए एक क्लास में 16 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई 16 तो इवन नंबर है, तो देखिए आपने नोट करा यहां पे 7 यहां पे छोड़े हैं मैंने और 7 आगे से छोड़े हैं, 14 है ना, ये 2 बच गए ना, यानी कि इन दोनों का मीन निकालेंगे। यानी कि इस केस में जो होता है ना मीडियन, वो क्या कहलाता है कि ये जो बीच वाले नंबर है ना, मान लीजिए x1 x2, इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करना है। आई होप मैंने पीछे बताया भी था, लेकिन अब प्रोफेशनल वे बताता हूं थोड़ा सा। प्रोफेशनल वे का मतलब मीनिंग क्या है? सर हमारे मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में तो ये नहीं दे रखा, वो एन करके कुछ दे रखा है। वो क्या चीज है वो समझाता हूं। देखिए एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे यहां पे एन है ना वो ओड है। भाई एक केस क्या होता है, एन अगर ओड हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो, तो उस केस में मीडियन ने, तो मैं खुद फार्मूला बनाना सिखाता हूं आपको। भैया एन यहां पे कितना है 13 है ना,
और मीडियन मेरा कितना आया 7 आया ना, तो कैसे आएगा, यानी कि n अगर ओड है तो n में 1 जोड़ दो, इवन बन गया, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, और दैट टर्म यानी कि 7th टर्म विल बी द मीडियन। सर एग्जाम्पल दो ना, ये लो एग्जाम्पल। इस केस में मैंने क्या करा, 13 प्लस में 1 और 2 से डिवाइड किया, तो देखो 13 प्लस 1 14 होता है, 7th टर्म मीडियन होगी, बिल्कुल 7th टर्म तो मीडियन आपके सामने एग्जाम्पल है भाई। यहां से मैंने 7th टर्म काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये रहा 7th टर्म। लेकिन ये तो चलो सर आपने ओड बताया, आप इवन का भी बताओ, फार्मूला खुद फार्मूला बना लो, रट्टा मारोगे तो भूल जाने के चांस है। n अगर इवन है मान लीजिए, ठीक है, ये लो इवन वाला n यहां पे हमारा 16 है, तो आप पहले ये बताओ ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है, आपने 8th ऑब्जर्वेशन और मैंने 9th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 8 और 9 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, वो है ना 8th ऑब्जर्वेशन और 9th ऑब्जर्वेशन को। तो इस केस में क्या हो जाएगा मीडियन, इस केस में मीडियन का फार्मूला है कि जो n है ना उसको 2 से डिवाइड करो, वो ऑब्जर्वेशन ले लो, बिल्कुल ले ली, ठीक है, प्लस में वो n/2 से नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन ले लो, बिल्कुल ले ली, और ये जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड कर दो। इसके बहुत से तरीके लिखने के, मैं इसको ऐसे याद करता हूं। सर एग्जाम्पल से बताओ, ये तो चलो आपका 8 तो छोटा था, एक क्वेश्चन ले लिया, 100 ऑब्जर्वेशन है मान लीजिए, और हमसे पूछा है कि 100 ऑब्जर्वेशन है ना, अब ये बताइए कि मीडियन कौन सा होगा 100 ऑब्जर्वेशन में। तो 100 का आधा करा, 100 का आधा क्या होगा 50th, और 50 से अगले वाले क्या होगी 51st, और दोनों को ऐड करके मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, वो मेरा मीडियन कहलाएगा। ये कब होता है, प्रोफेशनल वे का मतलब है अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है तो हमें n वाले काम जरूरत पड़ती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब 20.2 एक्सरसाइज है ना, इसके क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गए ठीक से। तो लीजिए, अगेन सेम पॉइंट कहूंगा, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर आप मेरा आंसर प्ले करके देख लीजिए। कहता है भाई हाइट ऑफ 10 बॉयज आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ये गिवन है, हमें पूछा रेंज निकालनी है। देखिए मैं आपको कंसेप्ट पे ज्यादा जोर दूंगा, रेंज की वैल्यू मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि भाई ये हाईएस्ट जो वैल्यू होती है उसमें से लोवेस्ट वैल्यू माइनस करते हैं तो वो रेंज होती है। तो अगर आप ये देखो हाईएस्ट इसमें कितना है 152 है, ये हाईएस्ट है, राइट, मैंने इसको h लिख दिया। और अगर लोवेस्ट वैल्यू देखो तो वो 127 जो है इसके बिल्कुल बगल में ये लोवेस्ट है। तो कुल मिला के हमारा जो रेंज है यहाँ पे हो जाएगा 152 माइनस में 127, और दोनों को माइनस किया तो 25 जो है वो आंसर आ गया। अब मीन हाइट की बात करते हैं। देखिए अगेन मीन आपको निकालने का तरीका पता ही है कि भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करना है, तो हमें सम करना पड़ेगा, यानी कि ये जो नंबर है इनको ऐड करना पड़ेगा, 135 प्लस 150 और 150 के बाद 139, फिर देन 127, देन 152, देन 133, और इस तरह से मैं ये सारी ऑब्जर्वेशन आप लिख लूंगा, 148, 144 और 141। अब हमें कितने से डिवाइड करना है, देखो इसने खुद लिखा है 10 बॉयज हैं तो ऑब्वियसली 10 ऑब्जर्वेशन है ये। जब मैंने इनको ऐड किया तो ये हो गया 1414 डिवाइडेड बाई 10, और 141.4 सेंटीमीटर में आंसर आ गया मेरा। अब बात तो आई है कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि भाई ये बताओ हाउ मेनी बॉयज हैव मोर देन मीन हाइट। हमारा मीन कितना है 144.4, तो 144 से तो भैया ज्यादा है, एक ये है 150 है, एक ये वाला है 141 से, एक ये वाला है, 3 हो गए, दिस इज 4, दिस इज 5। अगर आप देखो तो यहां पे आंसर हो गया 5, क्योंकि यहां पे मोर देन मीन हाइट है, तो मीन हाइट हमारी 141.4 है। मेरा मानना आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। वेल ये सबसे इजी मानता हूं मैं, मेरी क्लास में बच्चे खुद ही कर लेते हैं। 11 इवन नेचुरल नंबर है, आपको इवन नंबर पे है ना उन पे ध्यान पे देना है, और फर्स्ट है तो इवन फर्स्ट नंबर अगर आप देखोगे तो 2 से शुरू होते हैं, 2, 4, 6, 8, 11 है। अब कई बच्चे, चलो मैं लिख लेता हूं, 8 के बाद आ गया 10, 10 के बाद अगर आप नोट करो ये हो जाएगा 12, देन 14, देन 14 के बाद 16, 16 के बाद आ गया आंसर 18 और 20 और 22।
तो 11 टू जा होता है, तो मेरा मान है ये 11 है, 3 3 6 और 3 9। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था सर जीरो क्यों नहीं है। देखिए, जीरो को मैं काउंट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि जब ये इवन और ओड की बात हुई थी ना, तो इवन और ओड की बात हुई थी तो उस टाइम नेचुरल नंबर को ही डिवाइड किया गया था, होल नंबर को नहीं किया गया था। तो इसलिए सबसे छोटा जो नंबर है वो जीरो ना होके 2 है इवन नंबर में। कई बच्चे जीरो ले लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अब हमसे कह रहा है मीन निकालो, तो मीन निकालने का सीधा सा तरीका है कि हमें इनको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, ऐड करने पर ऐड करते हैं, कितना आंसर आता है लीजिए। सबसे पहले मैं ले लेता हूं 2 प्लस में 4 प्लस 6 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस में हो गया ये 12, देन 14 16 18, 18 के बाद 20 और 22, और इसको मैं डिवाइड करूंगा 11 से। 11 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 11 ही है। जब मैंने इनको डिवाइड किया तो मेरा जो आंसर आया वो आंसर आया सम इज 132 डिवाइड बाई 11, और 11 से डिवाइड किया तो 11 हो जाए, यानी कि 12 जो है वो आंसर आया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि भाई फाइंड द मीन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 35। तो पहला काम तो आप लिखिए प्राइम नंबर लेस देन 35। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भाई लेस दे प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं किसी की टेबल में नहीं आते। जैसे 2, सबसे छोटा 2 है, 2 3 देन 5 देन 7, 7 के बाद 11 आ जाता है, 11 के बाद 13 देन 17 देन 19 देन 23, 23 के बाद 29, और 29 के बाद अगर हम नेक्स्ट ले लेते हैं 31। अब देखिए, अगला बात आई है कि इनको काउंट करना है, इनका मीन निकालने से पहले ना इनका सम निकालना है। तो देखिए, सम देखते हैं, पता करते हैं सम कितना आता है। ओके, मीन क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा 2 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 11 देन 13 देन 17 देन 19 और 23 और 29 और 31। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? वही काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें इनको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये मैंने 160 आया मेरा सम, इसको मैंने 11 से डिवाइड किया तो ये डेसिमल में आ रहा है। देखिए 14.5 लिख देता हूं, अप्रोक्स वैल्यू है। तो ये मीन आ गया। इसमें आपको ध्यान ये रखना है प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। कहता है कि भैया मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज गिवन। ये पहली चीज है जिसमें मीन दे रखा है, ओके, और हमें ए निकालना है। तो मीन मैंने, अच्छा मीन का आपको फार्मूला पता है, हमें क्या करना है? इन सबको ऐड करना है, यानी कि 17 प्लस में 19 प्लस 23 प्लस में 16 प्लस में ए की वैल्यू निकालनी है, और प्लस में 18 एंड 14, और उसके बाद किससे डिवाइड करेंगे? देखिए नंबर देखिए कितने हैं, 3 4 5 6 7, मुझे 7 से डिवाइड करना है, और ये मीन जो है ना ये इसके बराबर रख दिया। नेक्स्ट क्या काम करना है अभी? अब मैं इसको ना ऐड करूंगा तो ए को छोड़ दूंगा, इन सबको नंबर को मैंने ऐड किया तो ये आ गया 107 प्लस में ए, यानी कि जो मुझे निकालना है, डिवाइड बाई 7 है, और ये 17 है। 7 को मैं वहां पे ले गया तो 107 प्लस में ए और 17 इंटू 7, आई थिंक ये लीनियर इक्वेशन आपको याद आई होगी। तो ये हो गया 7 यानी कि 119 आ गया। 107 प्लस में ए आया है, इस 107 को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो 119 माइनस में 107 है। क्लियर? और 107 माइनस किया तो ये हो गया 12 इज द आंसर। तो ए की वैल्यू जो है वो 12 आ गई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखिए ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चे मुझे क्लास में पूछते हैं, कहते हैं सर ये कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है एक मैथ्स की बुक है और उस मैथ्स बुक में 150 ऐसे पेजेस है जिसमें 5 पिक्चर्स बनी हुई हैं, 210 पेजेस ऐसे हैं जिसमें 6 डायग्राम बने हुए हैं, 224 ऐसे पेजेस हैं जिसमें 7 डायग्राम बने हुए हैं। कहते हैं ये बताओ मीन निकालो, मीन फिगर्स, मीन डायग्राम। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली मैं क्या करने वाला हूँ। पहले एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। भाई मेरे पास एक डाइस है और उस डाइस को मैंने फेंका, तो मान लीजिए मैंने 10 टाइम्स उसको थ्रो किया, ठीक है। तो 10 टाइम्स में एक बार में 5 आया, एक बार में 6 आया, एक बार में 4 आया, 5 आया, 6 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, और आप देखोगे 1 आया और 6 आया। तो अगर आप ध्यान दीजिए 3, 3, 6 और ये 10 टाइम्स हो गया। तो अब मुझे मीन निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि इन सबको मैं ऐड कर दूं और ऐड करने पर जो मेरा आंसर आए, यानी कि जहां पे भी मैंने ये करा उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं। क्लियर? वो मेरा मीन आ जाएगा। एक दूसरा मेथड है जिसको टेबल मेथड बोलते हैं। टेबल मेथड कहता है कि भाई अब जो चीज रिपीट होती है ना, उसमें यहां पे लिख दिए फेसिस, देखिए ये कैसे कर रहा हूं, और यहां पे आती है फ्रीक्वेंसी, ये टेबल बनती है। सर कैसे? अगर आप देखिए सबसे पहले 1 लिखते हैं, तो 1 जो है वो तो एक ही बार आया है, ठीक है। फिर हम 2 की बात करते हैं, 2 देखिए यहां पे कितनी बार आया है, 2 भी अगर देखो तो 1 टाइम आवा, ये टेबल बनते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बताते हैं। फिर हम 3 की बात करें तो 3 अगर ध्यान दीजिए ये भी 1 बार आया है। लेकिन अगर 4 देखें तो 4 यहां पे आपका 2 टाइम्स आया है, 4 मैंने लिख दिया 2 टाइम्स। फिर 5 देखिए, अगर आपको इंटरेस्टिंग चीज पार्ट है कि 5 कितनी बार आया, 1 टाइम, 2 टाइम, और यहां पे मैंने 5 लिख दिया 2 टाइम। फिर 6 अगर आप देखोगे तो 6 1 टाइम ये हो गया है, 2 टाइम ये हो गया है, 3 टाइम्स ये हो गया है, तो 6 हो गया 3 टाइम्स। तो अब नया मीन निकालने का तरीका बताता हूं आपको। एक तरीका तो ये आप कर चुके हो, सबको ऐड कर दिया और ये मीन निकालने का आ गया। दूसरा तरीका है कि भैया आप इन दोनों को यहां पे ना, ये जो फेसिस है इसको ले लिया, मान लीजिए आपने एक्स आई, फ्रीक्वेंसी को एफ ले लिया, तो एक नई कॉलम बनेगा एक्स आई एफ आई, मल्टीप्लाई कर लो। 1 1 टाइम ही आया है ना, तो 1 इंटू 1 कर लीजिए। 2 1 टाइम आया है तो 2 इंटू 1 कर लीजिए। 3 1 टाइम आया है तो 3 इंटू 1 कर लीजिए। और 4 2 टाइम आया तो 4 इंटू 2 करोगे, ये 8 हो गया। और 5 2 टाइम्स आया तो 5 इंटू 2 10 हो गया। ये जो मेथड है ना, ये 18, ये मेथड में मैं एक्स आई एफ आई को ऐड कर लूंगा, ठीक है। ये टेबल मेथड होता है। और जो ऐड करा, मान लीजिए मैंने ऐड करा तो 18 18 36, 36 में 41 आया, तो मीन हो जाएगा 41 और डिवाइडेड बाई इसका सम, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसका सम, यानी कि ये तो देखा जाए तो आपका कितना है 5 और ये तो 10 ही है, तो 4.1 आंसर आया। सिमिलरली इसको भी ऐड किया तो 41 अपॉन 10 4.1 आया। मैं एक्चुअल में कन्वे क्या करना चाहता हूं, वो ये करने चाहता हूं आपसे कि ये टेबल मेथड हम तब करते हैं, और खासकर हायर क्लास में 9th में आता है, कब? जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा हो, उस टाइम में हम फ्रीक्वेंसी लेके और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं ये टेबल के थ्रू ही करने वाला हूं, मैंने इसी तरह से आपको बताया। तो लीजिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, यानी कि मैं टेबल मेथड से इसका मीन निकालने वाला हूं। राइट सर, कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई। ये मेरे को ये क्वेश्चन बच्चों को बताने में ना बड़ा मुश्किल लगता है, कई बार बच्चे मानते हैं सर कैसे आया। वापिस समझाता हूं। ये कहता है कि भैया 5 डायग्राम, पहले तो लिख लेता हूं, 5 डायग्राम है, वो ऐसे कितने पेजेस है, 150 पेजेस है। हमें 6 डायग्राम जिन पे बना हुआ है वो 200 पेजेस है। 7 फिगर बनी हुई है या डायग्राम बना हुआ है 2 to 4 वाली हैं। 8 डायग्राम जिन पे बना हुआ है ना वो है हमारा 238 पेजेस। और 9 फिगर हैं जिन डायग्राम पे ऐसी फिगर हैं वहां पे 245 है। तो ये तो टेबल दे रखी है। मैं क्या करूंगा, मैंने इसको एक्स आई माना है, ये फ्रीक्वेंसी को एफ माना है, ये मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि अब मैं जो नई चीज करने वाला हूं ये करने वाला हूं कि ये 5 और 150 को मैंने मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा 750 आया। सिमिलरली 6 और 210 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आया 1260। ये नई चीज है आपके लिए। 7 और 224 को क्यों सर इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इतने टाइम अपीयर हुआ है। 7 और 224 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू 224 हो गया, तो 1568। और 8 को मैं 238 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो 238 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 1904। और 9 को अगर मैं 245 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहां से आंसर आ जाता है 2205। अब बात होती है सर ये तो आपने नई चीज है ना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अब क्या करना है, ये जो सम है ना इसको मैं इनको ऐड करूंगा, ये जो डेटा आया मेरा, ठीक है। जब इनका मैंने टोटल निकाला तो इनका टोटल निकालने पर मेरे पास जो आंसर आया वो आया 7687, राइट। और इनका टोटल भी नीचे रखूंगा कि भाई हमारे उस मैथ्स की बुक में पेजेस कितने हैं, तो ये पेजेस जो हैं इसके टोटल निकाला तो वो आया 1067। अब मीन क्या हो जाएंगे, मीन जो है वो हो जाएंगे टोटल, देखिए ये कहते हैं मीन पर पेज, मीन फिगर, यहां पे हो जाएंगे टोटल फिगर्स, यानी कि भाई डायग्राम कितने हैं पूरे मैथ्स की बुक में, और यहां पे टोटल पेजेस, इससे डिवाइड करूंगा मैं। तो ये जो नंबर है ना 7687 ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो नंबर है ना नंबर 1067 ये नीचे आ जाएगा। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 7.2 आंसर आता है। सो दिस इज माय आंसर। अब आपको मैं ये कन्वे करना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं लेकिन हायर क्लास में पूछे जाते हैं। 7th क्लास में इसको सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाएगा अगर अभी पूछा भी जाता है तो, राइट। मेरा मानना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मैक्सिमम बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया XYZ 3 प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, कहता है फाइंड द मीन डिटरमाइन करो, मीन डिटरमाइन एवरेज नंबर ऑफ गोल स्कोर, एक्स के एवरेज निकालो, फिर वाई का निकालो, फिर जेड का निकालो, तीनों का एवरेज पूछ रहा है, फिर बेस्ट परफॉर्मर है, एक्स का निकाल लेते हैं। मैं एक काम करता हूं यहीं पे कॉलम ही बना देता हूं। इसका कैसे निकालेंगे मीन, भैया सीधी सी बात है, इसका मीन निकलेगा एक्स का। वो तरीका क्या है, तरीका ये है कि इसमें तीनों जोड़ दो, 5 प्लस में 6 प्लस में 0, और इसको मैंने 3 से डिवाइड किया। 11 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाता है 3.66। क्लियर। दोबारा बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। फिर मैं y का भी निकाल लेता हूं। y का निकाला तो 6, 5 और 4, इसका भी मीन निकाल लेते हैं, पता लगेगा ना कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 5, 6 और 4, और इसको भी मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये आंसर 5 आ गया। 15/3 तो 5 ही होता है। फिर हम जेड का भी निकाल लेते हैं। 4, 6, देखो इसका मीन अगर मैंने निकाला तो ये बन गया 4 प्लस में 6 प्लस में 3, और इसको मैंने करा डिवाइड, तो डिवाइड 3 से डिवाइड होगा, ये ध्यान में रखना भाई। इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 4.33। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि भैया x का, तो x का कितना है 3.66, ये लीजिए मैंने इसका आंसर लिख दिया 3.66। फिर y और z का पूछा है, y और z का, y का जो मीन है वो 5 है और z का मीन है वो 4.33 है। हमसे कहता है बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट प्लेयर कौन सा है। आपने नहीं देखा इसका सबसे ज्यादा बढ़िया मीन है, तो आंसर यहां पे हो जाएगा y जो है ना वो बेस्ट, यानी कि y इज बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट प्लेयर ही कह लीजिए। सबसे अच्छा तो परफॉर्म y ने ही करा है। किस बेस पे हमने कहा, इनका मीन का कंपैरिजन करा है, तीनों में से 5 है वो सबसे बड़ा है। तो मेरा मानना आपको 6 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन भी अगेन इजी है, इसमें भी वो इसी की बात कर रहा है। कहता है भैया पेंटर 7 डेज उसने काम करा है। पहले तो कहता है इसका मीन वेजेस निकालिए, राइट, और मैक्सिमम और मिनिमम की भी बात कर रहा है। तो पहले अगर मैं मीन निकालूं, फिर मीन निकालने का तरीका मेरे को पता ही है कि ये जितने भी नंबर है इनको ऐड कर दो। भैया 250 प्लस में 270 प्लस में 340 प्लस में 450 प्लस में 400, यानी कि ये और 475, और 475 के बाद 500, और ये डिवाइड कर दिया मैंने किससे, कितना है 7 डेज है तो 7 से डिवाइड किया। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट में आंसर, इसको एडिशन करा तो कितना आया 2685 आया, 7 से डिवाइड करा तो अप्रोक्स डेसिमल में आ रहा भाई 384 आया अप्रोक्स इसका। ये है आपका मीन। उसके बाद तो बड़ा इजी है सर, बड़ा क्या इजी है, मैक्सिमम वेजेस पूछी है, तो मैक्सिमम तो भैया साफ है 500 आंसर है।
तो लिख दीजिए मैक्सिमम जो आंसर है, मैक्सिमम वेजेस, उसका आंसर हो गया 500। ठीक है, फिर पूछा है मिनिमम भी बता दीजिए। देखिए मिनिमम 250 है, यहां पे मैंने मिनिमम जो है वो लिख दिया 250। और लास्ट में रेंज पूछी, तो देखो रेंज तो हमें पिछले क्वेश्चंस में खूब में करा हुआ है। रेंज क्या होती है? हाईएस्ट यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है और लोवेस्ट दोनों को माइनस कर दीजिए। हाईएस्ट कितना है? 500 और 250। भैया 250 इज आंसर। मेरा मानना ये आपको समझ में आया होगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। वेल क्वाइट इजी, सीधी सी बात कर रहा है, फाइंड द मीडियन हाइट। देखिए मीडियन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, और असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद मेरा काम आसान हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, तो सबसे छोटा नंबर पहले लिख लेते हैं, तो 135 है ना, तो ये लीजिए मैं यहां पहले 135 आ जाएगा। उसके बाद 150, देखिए 150 अगर ध्यान दीजिए यहां पे आया है आपका 2 बार, फिर 155 आ गया, फिर 156 हो गया, फिर आप देखिए 160 अगर आप नोट करो तो 2 टाइम्स आया है, और फिर 162 आया है, फिर 167 है और 175। आप एक चीज देख लेना कि यहाँ पे 10 मेंबर्स है ना, तो ये 10 पूरा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीडियन निकालते कैसे हैं? एक लेफ्ट से स्ट्राइक, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से। 2 बच गए क्योंकि इवन नंबर है ना, तो 2 बच गए, तो क्या करेंगे? मीडियन होता है इन दोनों को भैया ऐड कर लीजिए, ऐड कर दिया, और इनको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब मैंने ऐड करा तो ये 316 है, 2 से डिवाइड करा, 158 इज द मीडियन। मेरा मानना ये आपको समझ में आया होगा। सो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 9th। भैया ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 चीजें पूछ ली, मीन निकालिए, रेंज, मीडियन, मोड। भैया ये तो पेपर में मेरे को लग रहा है यही क्वेश्चन देना चाहिए, सब चीज पूछ लेता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया मैंने इसमें। मैं ना सबसे पहला काम जो कहे ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं। असेंडिंग ऑर्डर में करने से बहुत सारी चीजें ना अरेंज, बहुत सारी चीजें एक साथ में आ जाती है। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करा, तो सबसे छोटा 10 है, लीजिए भैया 10 लिख दिया। देन 10 के बाद 13, 13 के बाद 14, और अगर आप 15 देखो ना ये 2 बार आया, ठीक है। फिर 18, 18 के बाद 20 3 बार आया है, राइट। और 20 के बाद 21 है, वो 2 टाइम्स है। काउंट करो क्या 11 बने? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब मेरे काम इतने इजी हो गए हैं, पहले तो मैं क्या करूंगा, ये मीन पूछा है भैया, तो मीन के लिए तो खैर ये काम नहीं आएगा। मीन के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। और जब मैं इनको सबको ऐड कर दूंगा, 14 और 15 को भी 2 टाइम्स है, उसके बाद 18, और आपको शो करना पड़ेगा कि आप एडिशन कर रहे हो। जनरली बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं। आई सजेस्ट यू टू राइट। और इसको डिवाइड करा आपने किससे? 11 से, क्योंकि 11 ऑब्जर्वेशन है। इनको एडिशन करा तो सम कितना आ गया? 187। 11 से डिवाइड करा, आंसर आ गया 17। तो पहला पार्ट मैंने बता दिया। अब मजे आएंगे रेंज के लिए। देखिए रेंज तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है, फार्मूला भी लिख रहा हूं मैं आपको, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, माइनस का लोवेस्ट लिख देते हैं। हाईएस्ट कितना है? 21, और लोवेस्ट कितना है? 10। 21 में से 10 गया, आंसर आ गया 11। ये भी हो गया। मीडियन मजेदार है भैया, मीडियन समझाता हूं आपको। देखिए मीडियन क्या है, यहां पे लिख देता हूं, एक काटा लेफ्ट से, एक काटा राइट से, एक काटा लेफ्ट से, एक राइट से काटा, एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से। जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन बची ना, वो मीडियन कहलाएगी। यानी कि यहां पे मीडियन हो गया मेरा 18। ये इंक है, ये थोड़ी चेंज करके लिख देता हूं, यानी कि 18 जो है वो मेरा मीडियन होगा। मीडियन भी हो गया। मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, वो ऑब्जर्वेशन। तो
तो मोड अगर आप नोट करो जो 20 है ना वो भैया सबसे ज्यादा 3 बार आया है, तो आंसर होगा 20। अपीयर 3 टाइम लिख देना भैया, सबसे ज्यादा ये 3 टाइम अपीयर हुआ है। और मोड की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, जो सबसे ज्यादा बार आए वो मोड कहलाता है। इस क्वेश्चन को तो आपको एग्जाम में करके ही जाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आने के फुल चांस है, बस नंबर चेंज हो जाएंगे। लीजिए, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। और भैया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं मोड गिवन है, तो भैया मोड गिवन है और मोड 7 है, तो कहते हैं एक्स निकालो। अगर आपने नोट करा, इनको पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं। सर असेंडिंग में क्या लिख रहे हो आप, मीडियन में लिखते हैं। भाई असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का यहां पे एक फायदा ये हो जाएगा, मुझे गड़बड़ नहीं होगी। कैसे लिखिए, मैं लिख देता हूं 4 अगर मैंने देखा तो 3 बार आया, राइट। 7 अगर मैंने देखा ये भी 3 बार आया है, और 8 और 9 जो है ना वो आ गया। अब एक चीज आपने नोट करा, ये कह रहा है कि भैया मोड है वो 7 है, तो ये जो नंबर है ना ये 2x - 5, ये अगर 7 होगा ना तो ही मोड 7 बन सकता है। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मोड 7 देखिए ये भी 3 बार आ रहा है, तो मोड ये बन जाएगा। तो अगर ये 7 बन जाता है तो मोड 7 बनेगा, क्योंकि 7 4 टाइम्स आ गया। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो 2x - 5 है ना ये 7 के बराबर है, और 2x = 5 को वहां पे ले जाएंगे, 7 + में 5, और 2x = 12, और यहां से x की वैल्यू आ गई 12 / 2 6। हमसे x ही तो पूछा था। सो मेरा मानना आपको ये समझ में आया होगा। सो विद दिस आवर एक्सरसाइज ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ। देखिए मैंने आपको बताया था कि भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ ग्राफ होती है, लेकिन हम जनरली 6th ऑनवर्ड्स क्या पढ़ाते हैं, सबसे पहले पाई चार्ट पिक्टोग्राफ पढ़ाते हैं। उसमें है ना हम एक पिक्चर देते हैं कि भाई मान लीजिए बल्ब है ना, एक बल्ब का पिक्चर है वो 6 बल्ब के बराबर है और सेल्स ऑफ बल्ब से रिलेटेड है, तो इस ऐसे टाइप के ग्राफ को हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है भैया बार ग्राफ। बार ग्राफ सबसे ज्यादा पढ़ाने वाला ग्राफ होता है, और ये ग्राफ जो है इसमें क्या होता है, जैसे भाई एक बच्चे का सब्जेक्ट उसने मैथ्स में कितना स्कोर किया, 60 स्कोर करा है, इंग्लिश में कितना करा है, 75 स्कोर करा है, यानी कि ये ग्राफ जो मैक्सिमम यूज करते हैं क्लास में जब भी हम बच्चों से बनवाते हैं। ये मैंने सेकंड नंबर पे लिया है। थर्ड नंबर पे ना डबल बार ग्राफ है, ये थोड़ा बहुत 7th में भी आपने पढ़ा होगा। डबल बार ग्राफ क्या है कि भाई कंपैरिजन करता है ना, भाई हाफ ईयरली में फर्स्ट टर्म में इतने मार्क्स आए थे, रेड कलर ले लिया, और एनुअल एग्जाम में इतने मार्क्स आए थे सब्जेक्ट वाइज। तो जब कंपैरिजन की बात करते हैं ना, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे एक बच्चे का हाफ ईयरली एनुअल हो, या 2 बच्चों का हो, तो आजकल तो पूरा जो मार्केट है ना कंपैरिजन बेस है। हम अक्सर भी कोई चीज कंपेयर करके खरीदते हैं ऑनलाइन। तो डबल बार ग्राफ बेसिकली बार ग्राफ का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। पाई जो है वो सर्कल ग्राफ भी कहते हैं और पाई चार्ट भी कहते हैं। पाई चार्ट जनरली यूज किया जाता है पार्ट्स ऑफ द होल। सबसे पहले ज्यादा मैंने जो इलेक्शन टाइम पे ना पाई चार्ट का बहुत ज्यादा देखा, क्योंकि भाई नंबर ऑफ सीट्स है ना वो फिक्स होती हैं। लेकिन इस बार ग्राफ से रिलेटेड है ना एक ऐसा ही ग्राफ आता है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हिस्टोग्राम। तो मैं डिफरेंस बताता हूं कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फर्क है। तो देखिए ये चीज है, हिस्टोग्राम देखिए और ये बार ग्राफ है। मैंने बेसिकली कंपैरिजन करा है, कंपैरिजन सिर्फ इसलिए करा है कि आपको डिफरेंस पता लग जाए। भाई हिस्टोग्राम में ये जो बार है ना इनके बीच में गैप होता है, नो गैप, कोई भी गैप नहीं होता इनके बीच में। और अगर बार ग्राफ देखो तो देखिए अर्जुन, रेणु, नमिता, इनके बीच में एक पर्टिकुलर गैप है, एक फिक्स गैप है, यानी कि एक एक बॉक्स छोड़ा हुआ है। सर ये यूज कब करते हैं? हिस्टोग्राम तो बेसिकली 9th में भी यूज होता है और 8th में। ये यूज होता है जब इंटरवल्स गिवन होते हैं। देखिए ये हाइट, ये जो प्लांट है ना उसकी हाइट को लिखे है कि भाई 25 से 35 सेंटीमीटर एक प्लांट है, मान लीजिए 35 से 45 है वो। जब इंटरवल्स गिवन होते हैं ना उस केस में हम बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए ग्राफ यूज लेते हैं। तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में आपको फर्क पता लग गया, इसमें गैप नहीं होता, ये कंटिन्यूस जुड़े होते हैं। कब बनाएंगे? जब इंटरवल गिवन होते हैं। बार ग्राफ कब होता है? बार ग्राफ तो नॉर्मली हम 4th ऑनवर्ड्स बनाते आ रहे हैं। सर ये डायग्राम, ये जो है ग्राफ वाला डेटा लिंक सेट इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए जो पिक्चर्स होती है ना वो हमेशा ही हमारा जो ब्रेन है वो पिक्टोरियल फॉर्म को बहुत इजीली लर्न कर लेता है।
तो ये चैप्टर अक्सर इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये एमबीए करने के लिए उसमें भी डेटा हैंडलिंग वाले बड़े क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार ग्राफ या हिस्टोग्राम बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप अगर इनको बनाना सिखाता हूं, आपको डिटेल में ले लेता हूं कि ये ग्राफ, भाई बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। सो लेट मी प्रोसीड फर्दर। देखिए अब 20.3 एक्सरसाइज है ना, इसके क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं, राइट। देखिए ग्राफ से रिलेटेड है, आई होप पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें कह रहा है कि भाई आपको 5 कंट्रीज है ना, उनका डेटा गिवन है और बार ग्राफ बनाना है। देखिए जो कंट्री है ना, ये आपको लिखना है एक्स एक्सिस पे, राइट। तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो आ जाएंगी। आप एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस होती है वर्टिकल लाइन। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सर हम स्केल क्या लें, एक एक का लें या, तो हाईएस्ट नंबर देखो, हाईएस्ट नंबर 100 है ना, तो यानी कि मैं 10 का लूं तो काम चल जाएगा। ये 0 होता है जहां पे दोनों चीजें इंटरसेक्ट करती हैं। 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, यहां पे मैंने 10 लिया, फिर यहां पे मैंने 20 लिया। और आपको कैसे डिसाइड होना है ये 10 का हाईएस्ट नंबर, इसमें 10 इंटरवल है ना, यानी कि ये जो ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं ना मैं, यहां पे कोशिश करना कि आप 10 बॉक्सेस लें या 10 का ही स्केल लें, क्योंकि मैक्सिमम 10 से ज्यादा ना हो, फिर 20 का ले सकते हो। खैर 30 आ गया, 30 के बाद 40, देन 50 हो गया, देन 60 हो गया। तो ये मैंने पहले मार्क, यहां पे आप मार्क कर लोगे, 80 हो गया, ये 90 हो गया, और ये वाली लाइन जो है ये 100 हो गया। अब हमें देखिए बार ग्राफ आपको पता होगा, बार ग्राफ में बेसिकली 2 बार के बीच में गैप होता है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करने वाला हूं, ये जो है ना ये गैप छोड़ने वाला हूं यहां पे, राइट। फिर ये क्या कह रहा है, यूएस को 90 है तो 90 मेरा यहां पे है, राइट। ये लिख देता हूं 90 और यहां पे मैं यूएस लिख देता हूं। यहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि मान लीजिए रेक्टेंगल मैंने यहां पे ड्रॉ करी, ये रेक्टेंगल मेरी रेडी होगी। आप कलर करो ना करो दैट इज सेकेंडरी, लेकिन ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, आई थिंक अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये हमारा होगा। अब चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना 100 है तो 100 यहां पे है और एक बॉक्स आपको छोड़ना है, ये ध्यान में रखना। इक्वल स्पेसिंग होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने इक्वल एक बॉक्स छोड़ा, 100 जो है यहां पे, आप ऊपर लिख लीजिए, इससे कभी चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं। 100 हो गया, यहां पे क्या लिखा है, नीचे आएगा, इसके नीचे लिखना है आपको चाइना। वेल लेबल्ड जो ग्राफ होता है उसमें मार्क्स नहीं कटते। अब आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, आप क्या ले लीजिए, या तो आप ले लीजिए स्केल, उससे करिए, तो ये लीजिए मेरा चाइना वाला बार भी रेडी है। फिर अगर आप बात करें तो नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला आप ध्यान दीजिए, इंडिया की बात कर रहे हैं, 85 है, 85 80 और 90 के बीच में आएगा, तो एक तो बॉक्स छोड़ना है, तो यहां पे आएगा 85, ऊपर 90 है तो 85 यहां पे आपने मार्क कर दिया। अब आपका अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपका रेक्टेंगल बार ड्रॉ करना। तो ये लीजिए मैंने रेक्टेंगल बार यहां पे ड्रॉ कर दी, और ड्रॉ करने के बाद आपको ना साथ साथ में लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। क्या लिखना है यहां पे, अगर ये इंडिया का है तो इंडिया का लिखना है आपको, राइट। फिर बात कर रहा है यूके का, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड का 75 है, ये 70 है और ये 80 है, इन दोनों के बीच में 75 आएगा। आपने ध्यान दिया, मैं ये जो है ना इक्वल गैप छोड़ रहा हूं, राइट। तो अब बात करते हैं, 75 हो गए, 75 के बाद आपको क्या करना है, यूके का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो लीजिए ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ये यूके का रेक्टेंगल हो गया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया का यहां पे है 90, तो 90 है, तो 90 अगर आप देखो ये वाला है, तो यहां पे अगर एक बैग छोड़ देते तो ये आ जाता है 90, और यहां पे मैं लिख देता हूं ऑस्ट्रेलिया, राइट। ऑस्ट्रेलिया मैंने आगे लिख दी, यहां हमने किसका था, यूके का था, यूनाइटेड किंगडम का था। अब मैं ये बना देता हूं मेरी रेक्टेंगल जो बार, इसको रेक्टेंगल को बार बोलते हैं इसलिए इसी का नाम बार ग्राफ पड़ा। सबसे अब देखिए कंप्लीट है, बस एक चीज इसमें गायब है वो बता देता हूं, यहां पे स्केल आना जरूरी है। स्केल क्या चीज होती है, आपको बताना है वाई एक्सिस पे 1 यूनिट है ना, एक बॉक्स है वो 10 का है, तो ऑन वाई एक्सिस आपको लिखना है कि 1 यूनिट जो है वो बराबर है किसके, 10 के। ग्रोथ रेट है ना ये, परसेंटेज में तो 10 लिख दोगे तो भी सफिशिएंट है। वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस का मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस का यहां पे ऑलरेडी क्योंकि नेमिंग है, तो बार ग्राफ में नेमिंग होती है तो नहीं मेंशन करते।
विद दिस इज द कंप्लीट वन। अच्छा, कई बच्चे ने कहते हैं सर हमें अगर मान लीजिए कलर करना हो तो देखिए दैट इज अप टू यू, अगर आप कलर करते हो वो भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, कंप्लीट सही माना जाता है। कलर तो तब सेकेंडरी है जब आपके पास टाइम हो। मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि टाइम है तो आप कलर कर दीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो आपका ये भी कंप्लीट होगा। सो ये आपका कंप्लीट बार ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रीडिंग ऑफ ग्राफ से रिलेटेड है। हमें कहता है भाई गिवन एक बार ग्राफ है, ठीक है, और हमें कहता है प्रोडक्शन ऑफ राइस इन तमिलनाडु 4 years में। ऑब्जर्व द गार, कहते हैं इन विच ईयर द प्रोडक्शन राइस मैक्सिमम। आप देखो ये बार सबसे ज्यादा है, तो ये कौन सा ईयर है, 2002 है, तो इस पहले का आंसर हो जाएगा 2002, राइट। अब कहते हैं इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज मिनिमम, तो बार देखिए सबसे छोटा बार ये है, यानी कि कौन सा ग्राफ है, 2000 ईयर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2003। रीडिंग ऑफ बार ग्राफ बड़ा इजी होता है, अक्सर बच्चे फुल स्कोर करते हैं। कहते हैं इन विच ईयर देयर इज ए सडन फॉल इन द प्रोडक्शन, कहते हैं कौन से ईयर में बिल्कुल एकदम कम हो गया है। तो अगर ध्यान दीजिए इस ईयर में 2003 है, इसमें एकदम सडन फॉल है, यहां से पहले प्रोडक्शन था 2 में और इसमें कम आ गया, तो यहां पे क्या हो गया भाई 2003 में सडन फॉल में आया। कहते फाइंड द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 4 years। देखिए जब भी रेशियो आता है ना, तो एक चीज ध्यान में रखना, ऊपर क्या आएगा भाई, ऊपर मैक्सिमम लिखा है तो यहां पे मैक्सिमम आपको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मैक्सिमम ऊपर लिख रहे हैं, और नीचे मिनिमम है तो यहां पे मैंने मिनिमम लिखा। अब मैक्सिमम का प्रोडक्शन कितना था, मैक्सिमम का प्रोडक्शन आप देखो तो इस यहां से 2000 में यानी कि 90 और 100 के बीच में आ रहा है, तो ये 95 है मुझे लगा, तो 95 है। ये किस में 95 देखा जाए तो मिलियन टन्स में है, और मिनिमम अगर आप देखो तो 30 और 40 के बीच में है, तो यानी कि ये 35 लगा, तो ये रेशियो हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 1 जा, ये 19 हो गया, ये 7 हो गया, 19/7 यानी कि 19:7 है, वो आपका आंसर होगा। मेरा मानना ये आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ना ये कह रहा है डबल बार ग्राफ बनाइए। क्यों, क्या कहता है भाई देयर आर सेल्स ऑफ मोबाइल, और हमें कह रहा है मंडे को है ना मॉडल ए है वो 20 बिके हैं, मॉडल बी 17, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में बनाना है, यानी कि डबल बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले डेज जो है ना वो मैंने ले लिया कहां पे, एक्स एक्सिस पे, और यहां वाई एक्सिस पे मैं लूंगा नंबर ऑफ मोबाइल्स। आई होप क्लियर, ये आपको कोई इशू नहीं है। अब बात होती है सर क्या लोगे आप, मतलब यहां पे मार्किंग करोगे ना, तो मार्किंग कितने की करोगे, अक्सर बच्चे इसमें करने, देखिए मार्किंग करने का एक तरीका होता है, वो क्या तरीका है, हाईएस्ट वैल्यू देखो, हाईएस्ट 30 है ना, इस 30 को कोशिश करो 10 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो आप 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, है ना, तो 5 ले लेने, आप 5 लेना है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, 3 से आगे लो तो 3 ले लें तो भी ठीक है, गलत नहीं होता। तो अगर मैं यहां पे ले लेता हूं 5 का, तो ये 0 5 10 15 20 25, ये 25 का हो गया, देन 30 और ये 35, आई थिंक 35 हाईएस्ट नहीं है। अब डबल बार ग्राफ नई चीज है ना, वो देखिए क्या है, मैं क्या करूंगा मॉडल ए, देखिए स्केल यहां पे बहुत जरूरी है, स्केल आपको बताता हूं। स्केल क्या कह रहा है, कहता है कि भैया अगर आपको ब्लैक इंक यूज कर रहा हूं तो ये मॉडल ए को रिप्रेजेंट करेगी, ये इसका स्केल ये होगा। अगर मान लीजिए मैं ब्लू इंक ले लेता हूं तो ये मॉडल बी को रिप्रेजेंट करेगी। सर वो कैसे, आप एक पद करके दिखाना, लीजिए मैं बताता हूं। ये मैंने अगर मान लीजिए ये ले लिया, मॉडल ए का कितना है, मंडे को 20, तो एक छोड़ूंगा मैं और यहां पे मंडे लूंगा, राइट, ये मैंने मंडे को ले लिया, इस पे 20 है तो ये 20 हो गया। अब यहां पे 20 लिख दूंगा, और अगर बात करें तो ये 17 है मॉडल बी, तो मॉडल बी 17 है तो ये 15 और ये 20 के बीच में होगा, यानी कि यहां पे अगले वाली बॉक्स में लोगे ये आपका 17 बन जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, रेक्टेंगल बार बनाता हूं, बार बनाते हैं मॉडल ए की, तो ये मैं ब्लैंक इंक यूज कर रहा हूं, या तो आप शेडेड यूज कर लीजिए वो भी ठीक है। ये मेरा पहला बार हो गया। फिर मैंने मॉडल बी के लिए बार चूज कलर करा है ना, वो करा है ब्लू कलर लिया है, तो मैं ब्लू कलर के लिए ये मॉडल बी का मैं कलर लूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं।
मैंने ये कन्वे करा है आपको कि आपको यहां पे मंडे को ये मॉडल ए है, ये मॉडल बी है, इसका करा है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इंक है वो सफिशिएंट होगी। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, ट्यूसडे की बात करें। सिमिलरली आपको करना है, ट्यूसडे को है 25, तो देखिए 25 तो आपका ये रहा, एक बॉक्स छोड़ दोगे तो ये 25 है, ऊपर लिख लीजिए, रोंग नहीं होगा। एंड 30 है, 30 आपका यहां पे हो जाएगा। अब मैं मॉडल ए में 25 है, तो मॉडल ए के लिए क्या है, ब्लैक इंक है ना, तो ब्लैक इंक है तो ब्लैक में आपको रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। तो लीजिए मैंने रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया इसका ट्यूसडे को, और इसका कलर ब्लू है राइट, तो इसको मैं ब्लू इंक बना देता हूं। तो ये लीजिए ब्लू, और आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा कि ये भी ट्यूसडे का है। तो लीजिए मैं यहां पे मंडे के बाद ये ट्यूसडे का लिख दिया, ठीक है। ये ए का है, ये बी का, ये लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, भी कलर हमने मेंशन कर दिया। अब वेडनेसडे की बात करते हैं, ये 15 है, एक ये बॉक्स आपको छोड़ना है, ध्यान में रखना। तो ये 15 है और ये 19 है, तो 15 हमारा यहां पे आ गया, ये 15 है, तो ये लीजिए 15 यहां पे हो गया, और 19 दूसरा है, तो 19 20 के नीचे, ये 20 से जस्ट नीचे आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। अब मैं बॉक्स बनाता हूं, मॉडल ए के लिए कौन सा, ब्लैक कलर का है, तो लीजिए ब्लैक कलर की रेक्टेंगल है वो मैं बना देता हूं। तो ये मैंने ब्लैक कलर की एक मिनट, कलर जो है यहां पे मुझे ब्लैक लेना है क्योंकि मैं मॉडल ए को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और ब्लू के लिए अगर आप ध्यान दो तो ब्लू मॉडल बी के लिए ब्लू लिया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैंने 3 का कर दिया है, तो सेम वे में आप आगे करोगे। कैसे करोगे, ये 3 हो गया, थर्सडे को ले लेते हैं। थर्सडे को 30 और 28 है, तो यहां पे 30, ये थर्सडे यहां आएगा, राइट। इस लाइन को हम बड़ा कर लेते हैं, ओके। और अगर ये एक्स एक्सिस में यहां पे थर्सडे है, तो ये मैं थर्सडे लिख देता हूं, और ये थर्सडे के लिए पहला जो है वो है 30, तो 30 वाला हो जाएगा यहां पे, लीजिए ये भी करेक्ट है। और उसके नीचे लिखा है 28, तो 28 इससे जस्ट नीचे आएगा, ये 28 है, राइट। अब ये थर्सडे का रेक्टेंगल वाला पार्ट बचा है, तो लीजिए मैं रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर देता हूं। पहले वाली रेक्टेंगल बनेगी किसमें, ब्लैक इंक में, और दूसरी वाली रेक्टेंगल जो बनेगी वो बनेगी ब्लू इंक में। ये थर्सडे का भी हो गया। मेरा मानना आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट किसकी बात करोगे, थर्सडे के बाद फ्राइडे की बात करोगे। फ्राइडे 25 है, तो 25 है वो आपका ये वाला बॉक्स है, तो ये 25 हो गया आपका, राइट। और उसके बाद 25 के नीचे 18 है, तो ये 20 से जस्ट नीचे आ जाएगा, यानी कि ये है 20 का और ये 18 हो जाएगा आपका। अब हमारा पहला काम क्या है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं, बार बनाते हैं। तो ये आपने ध्यान दिया होगा, यहां पे जो बार बनेगी वो पहली रेक्टेंगल की यानी कि रेड वाली बनेगी, ये लीजिए मैंने कर दी। और दूसरी जो बार बनी वो बनी ब्लू कलर की। अब ये आपको डे मेंशन करना बहुत जरूरी है, राइट। डे का मीनिंग है कि भाई ये कौन सा डे का कर रहे हो, मैं यहां पे कर रहा हूं फ्राइडे का, ये मैंने फ्राइडे लिख दिया। अब देखिए सेम वे में आप क्या करोगे, यहां पे नेक्स्ट सैटरडे का आ जाएगा और सिमिलरली संडे का आ जाएगा। मेरे पास यहां पे ग्राफ की कमी है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि करना क्या है। आपने स्केल मेंशन कर दिया, ये बहुत जरूरी होता है। फिर आपने ये डेज मेंशन कर दिया, मंडे के लिए दोनों है, ये ट्यूसडे के लिए दोनों है, और ये आपने वेंसडे जो मैंने लिखा नहीं, ये भी लिखना है, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे और ये संडे। व्हेन यू विल ड्रॉ दिस इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। आई होप ये आपको चीजें क्लियर हुई। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखो तो सेम चीज आ रही है, बार बार में कहता है भाई डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट करो। और डबल बार का कहता है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में 2 मैथमेटिक्स के टेस्ट हुए थे, डबल बार और कंस्ट्रक्ट करना है, कंपेरिजन के लिए हमें लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहां पे आ जाएगा, क्लियर। और यहां पे आ जाएंगे मार्क्स वर्टिकल पे। तो आपको पहला ही क्वेश्चन है सर हाईएस्ट कैसे ले, हाईएस्ट अगर आप देखो तो यहां पे गए हैं 40 और 48 गए हैं इवन। तो अगर मैं 5 का लेता हूं तो काम बन जाता है मेरा, यानी कि ये 0 पहले वाला मैं ले लेता हूं 5, देन ले लेता हूं 10, देन आ गया 15, देन आ गया 20 और 20 के बाद 25, देन 30, देन 35, देन 40 और देन 45 और ये वाला हो जाएगा 50,
राइट। अब वही सेम चीज है, देखिए टेस्ट ए और बी है ना, तो इसमें स्केल बहुत मैटर करता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेक, मान लीजिए रेड जो है ना वो मैंने ले लिए थोड़ी देर के लिए टेस्ट 1 के लिए। क्लियर। तो चलिए फिर इस रेड के साथ में जो इंक ले लेता हूं, अगर मैं ब्लैंक ले लेता, ये ले लेता हूं ब्लैक, ये हो जाएगा टेस्ट बी के लिए। अब नेक्स्ट कहानी क्या है इसमें, नेक्स्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, पारुल की बात करते हैं। पारुल ने 25, ये देखिए पहला बॉक्स छोड़ दिया, ये मैंने पारुल का ले लिया पूरा, राइट। पारुल का टेस्ट ए में कितने हैं, 25 आए हैं, तो 25 मेरे ये रहे, यहां लिख देता हूं, और ये 25 हो गया। और उसके बाद टेस्ट बी में 35 है, ये 35 है। अब मुझे ना दो रेक्टेंगल बनाए, टेस्ट ए का मैंने रेड कलर का है, तो यहां पे मैं जो रेक्टेंगल बार बनाऊंगा वो रेड कलर लूंगा। तो लीजिए मैंने 25 के लिए रेड कलर की बार बना दी है। और अगर आप ब्लैक कलर की बार किस लिए बनेगी, कि ये टेस्ट बी का मैंने स्केल लिया है। तो ये मैंने कंप्लीट करा है, आपको मेरा मानना है समझ में आया होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। तो सिमिलरली जैसे मैंने रेड का करा है, ये कंप्लीट हो गया, ये पारुल का हो गया। पारुल के बाद आई थिंक इफ दिस इज डन, द नेक्स्ट वन इज विनीता। तो विनीता के लिए ये जो पोर्शन है, यानी कि एक बॉक्स छोड़ना है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं ना, वो यही करते हैं, वो एक बॉक्स नहीं छोड़ते, ये कंप्लीटली आपने छोड़ देना है। तो विनीता के लिए 45 है, तो 45 ये रहा, लीजिए मैंने 45 लिख दिया। और 48 50 से जस्ट नीचे है, तो ये 48 ले लिया। अब पहले टेस्ट ए के लिए रेड इंक है, तो यहां पे जो रेक्टेंगल बनेगी ना वो रेड कलर के इंक की बनेगी। तो लीजिए मैंने रेड कलर के इंक की बना दी। आप इसमें लिख भी सकते हो टेस्ट ए टेस्ट बी। दूसरी जो रेक्टेंगल बनेगी वो बनेगी ब्लैक कलर की इंक की। अच्छा मान लीजिए आपके पास कलर अवेलेबल नहीं हो, तो एक और तरीका है, वो मैं ये तरीका है कि भाई आप शेडेड कर दीजिए। ये मान लीजिए आपने ए माना है, ये आपने बी माना है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो या शेड कर सकते हो, टेस्ट ए टेस्ट बी। तो विनीता का भी हमारा कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अगर मैं राहुल की बात करूं, तो राहुल का भी एक बॉक्स छोड़ के ये पोर्शन जो है यहां पे राहुल का हम करेंगे। तो राहुल का कितना है, 15 है, तो देखिए ये 15 है, तो यहां पे राहुल का ये हो जाएगा 15। ओके। और उसके बाद टेस्ट बी में कितना है, 20 है, तो 20 के लिए ये हो जाएगा राहुल के लिए। अब टेस्ट ए में रेड इंक है, तो मुझे रेड कलर का यहां पे रेक्टेंगल बार बनाना पड़ेगा। आप स्केल से बनाओगे, मैं इसकी हेल्प ले रहा हूं। तो ये मेरा टेस्ट ए की रिप्रेजेंटेशन है, और ब्लैक इंक जो मैंने ली है वो टेस्ट जो बी है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ली है। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है ना, वो आपका डबल बार ग्राफ रेडी कर देगा। अक्सर बच्चे पूछते हैं, सिमिलरली राहुल का अगर हो गया, तो हमारे पास बच्चे कितने बच्चे, वेदांश, आकृति और हर्षिता, इन तीनों बच्चे के यहां पे बन जाएंगे। इस लाइन को आप थोड़ा सा क्या करोगे, इंक्रीज कर लोगे, एक बॉक्स छोड़ा, ये जो पोर्शन है ये आप वेदांश के लिए हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये आकृति के लिए हो जाएगा, और इसके बाद एक बॉक्स छोड़ के ये वाला जो पोर्शन है ये हर्षिता के लिए हो जाएगा। आपको ये हॉरिजेंटल भी बना, मतलब आपको जो लाइन नोटबुक है उसमें आप वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल इस तरह से बना सकते हो, अगर स्पेस नहीं है तो, या फोल्ड कर सकते हो, फोल्ड भी एक अच्छा तरीका है। मैंने यहां पे आपको कोशिश करी है बार ग्राफ बनाने की, बताने की। अगर आपको ये तीनों समझ में आगे, बताने आगे, अच्छी तरह से आ गए, तो ये रिमेनिंग जो 3 हैं वो भी आप खुद ड्रॉ कर लोगे। आई होप आपको क्लियर हुई। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बात वही है, कहता है भाई पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिमेंट 2 नेशनल पार्क है, रिप्रेजेंट करना यूजिंग सुटेबल ग्राफ। देखिए इसने नाम नहीं दिया कौन सा सुटेबल है, तो अगर पार्क ए और पार्क बी है तो डेफिनेटली हमारा जो दिमाग चलेगा वो चलेगा भाई डबल बार ग्राफ बनेगा यहाँ पे। सर कैसे आपने डिसाइड करा, क्योंकि इसमें पार्क ए और बी को कंपेरिजन करना है। तो यहां पे तो मैं लूंगा नंबर ऑफ एनिमल्स, किस पे, इस पे, तो लीजिए नंबर ऑफ एनिमल्स आ गया यहाँ पे, और यहां पे आ जाएगा नेम्स, भाई जो भी नेम्स है ना। लेकिन पार्क ए और पार्क बी के लिए सेम स्केल बहुत मैटर करता है, यानी कि अगर मान लीजिए मैं रेड कलर है वो उसके पार्क ए के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और अगर मैं ब्लैक कलर है वो पार्क बी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये स्केल का एक नंबर तो स्केल का ही होता है। दूसरी बात है सर क्या ले हम, देखिए हाईएस्ट यहां पे 30 गया, तो 5 का लेने बड़ा कंफर्टेबल रहेगा। तो ये जो 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है वो तो 0 होता है, तो मैंने यहां पे 5 लिया,
यहां पे लिया 10, देन यहां पे 15, देन यहां पे 20, देन यहां पे 25, 30 और एक हाईएस्ट। अच्छा, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर अगर हम मान लीजिए 4 4 का ले लें, 2 2 का ले लें तो रोंग नहीं होगा, आपको मोर अप्रोप्रिएट ढूंढना होता है भाई, ज्यादा बड़ा भी नहीं हो ज्यादा छोटा भी नहीं हो। लोइन की बात करते हैं 20 ये देखिए, ये वाला जो पूरा स्पेस है ना, इसको मैं लोइन को क्लियर कर देता हूं। तो लोइन के लिए पहला जो है आपने ध्यान दिया होगा 20 है तो 20 ये रहा, तो इसमें मैंने 20 मार्क कर दिया। और ये 18 है तो 18 से नीचे 20 से नीचे 18 आएगा। अब इनको रेड जो है वो हमारे पार्क ए है, तो यहां पे मैं जो रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला हूं वो भैया पार्क ए के लिए रेड कलर की ड्रॉ करने वाला हूं। ये लीजिए मेरी रेड कलर की। फिर इसके लिए ब्लैक कलर की होगी, तो ये लीजिए ब्लैक कलर की ये होगी 18 के लिए। अब जो नेक्स्ट एनिमल है वो कौन सा है, अगर आप नोट करेंगे तो दिस वी हैव डन राइट। नेक्स्ट जो है वो हम टाइगर ले रहे हैं। टाइगर का है एक बॉक्स छोड़ के, यहां पे इन दोनों बॉक्सेस पे मैं टाइगर का रिप्रेजेंटेशन करने वाला हूं। 16 है तो ये 15 है, 15 से जस्ट ऊपर आप लोगे तो ये 16 हो जाएगा। और नीचे वाला 20 है और 20 वाला आप थोड़ा ऊपर जाएगा। तो पार्क ए में 16 है, पार्क ए के लिए रिप्रेजेंटेशन रेड कलर का बनेगा, तो लीजिए मेरी जो रेक्टेंगल है यहां पे रेड कलर की होगी, इस 16 के लिए रेड कलर का बन जाएगा राइट। फिर ये जो 20 है इसके लिए ब्लैक कलर का बन जाएगा, तो ये लीजिए मैंने 20 जो है वो ब्लैक कलर का बनेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 16 का थोड़ा सा आपको बड़ा ऊपर बनाना है 15 से, ये ध्यान में रखना। तो ये दोनों मेरा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। अब ध्यान से देखिए, इस केस में एलिफेंट है ना वो नेक्स्ट आ जाता है। एलिफेंट के लिए 30 है तो एक बॉक्स छोड़ के यहां ये जो आता है ना ये एलिफेंट के लिए आ जाता है। ये लीजिए एलिफेंट के लिए हो गया। एलिफेंट के लिए 30 है तो ये एक बॉक्स छोड़ा मैंने और ये 30 हो गया। और ये 25 है, ये 25 हो गया। तो पार्क ए के लिए आई विल चूज रेड कलर। तो सबसे पहला काम है मैं रेड कलर का रेक्टेंगल बॉक्स है वो ड्रॉ कर लेता हूं। तो लीजिए रेड कलर का रेक्टेंगल बॉक्स मैंने बना दिया। सो दिस इज माई। और किसके लिए, दूसरे पार्क बी के लिए ब्लैक लिया तो मैंने ये ब्लैक ले लिया। मेरा मन है मैंने समझा दिया आपको, ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी ही करना ग्राफ। तो ये मैंने दोनों कर दिए। देखो राइनोसोरस और जेब्रा, यानी कि एक बॉक्स छोड़ के ये दो डबल बॉक्स, इसको लेंथ ही कर सकते हो आप, कितना भी बड़ा बना लीजिए। यहां पे राइनोसोरस का बन जाएगा, ठीक है, और राइनो का बन जाएगा। और फिर एक बॉक्स छोड़ के यहां पे बन जाएगा जेब्रा का। तो मेरा बताने का मीनिंग ये है कि आपने स्केल लिख दिया, आपने वेल लेबलिंग कर दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो मेरा मानना ये दिक्कत नहीं होगा। ये पार्क ए है, ये पार्क बी है, आप ज्यादा से ज्यादा ये भी लिख सकते हो जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। सो विद दिस आवर डबल बार ग्राफ इज रेडी। ये आप खुद कर सकते हो। सो होप सो आपको समझ में आया होगा। सो विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, चैप्टर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।